दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी संगठन जैश का नाम भी सामने आ रहा है। आरोपियों के जैश से संबंध बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यह भी सामने आ रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में भारत के खिलाफ फिदायीन दस्ता तैयार करने के लिए जैश की तरफ से फंड जुटाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा पोस्टर छापे गए हैं, डिजिटल ऐप से चंदा जुटाया जा रहा है और फिदायीन बनाने के लिए एक ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किया है। जैश ए मोहम्मद की तरफ से भारत में महिलाओं को जिहादी ट्रेनिंग देने पर काम किया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि जैश ने दिल्ली ब्लास्ट के पहले अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जिहादी बनाने के लिए एक ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किया। साथ ही ये भी सामने आ रहा है कि डिजिटल फंडिंग से चंदा भी जुटाया जा रहा था। इसके लिए बाकायदा पोस्टर जारी किए गए जिसमें यह लिखा गया कि जो इंसान मुजाहिद के लिए विंटर किट देगा वो जिहाद के लिए लड़ाका माना जाएगा। जो जिहादी के मरने के बाद उसके परिवार को ध्यान रखेगा वो भी जिहादी माना जाएगा। जानकारी के मुताबिक एक किट की कीमत करीब 20,000 पाकिस्तानी रुपए रखी गई है। इसमें 3500 के जूते, 500 की वार्म बॉल, 5500 का गद्दा, 1500 का वार्म टेंट, 500 की गर्म जुराब, 2000 हॉट विसल और दूसरे सामान। इस किट की पेमेंट जैश ए मोहम्मद ऑनलाइन ले रहा है। सूत्रों के अनुसार जैश भारत के खिलाफ फिदायीन दस्ता तैयार करने के लिए तेजी से फंड इकट्ठा कर रहा है। बाकायदा डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। जैश पाकिस्तान के डिजिटल ऐप सैडापे जैसे ई वॉलेट के जरिए डोनेशन ले रहा है। बताया जा रहा है कि इसका मकसद डिजिटल हवाला को आसान बनाना और आतंकियों तक फंड तेजी से पहुंचाना है। ये भी सामने आ रहा है कि इस नेटवर्क में महिलाओं को भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। बाकायदा ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक लाल किला ब्लास्ट से 15 दिन पहले अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में जैश ने एक ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की। इसका नाम तुहफत उल मोमिनात है। ये कोर्स खास तौर से महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया। इस ऑनलाइन कोर्स का मकसद मजहबी और जिहादी ट्रेनिंग देने के साथ साथ संगठन की गतिविधियों के लिए पैसे जुटाना है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां हर कड़ी जोड़ने पर लगी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जैश से कितने लोग जुड़े थे और उम्र के बाद कितने फिदायीन फिलहाल आजाद घूम रहे हैं। मुकेश सिंह सेंगर के साथ एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद से फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच तेज होती जा रही है। मंगलवार को ही यूनिवर्सिटी के ओखला मुख्यालय और उससे जुड़े 25 ट्रस्टियों के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। तो वहीं चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट से 13 दिन की कस्टडी भी हासिल कर ली है। ऐसी जानकारी सामने आई है कि अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट ने 7 साल में करीब 415 करोड़ रुपए की कमाई की है। दिल्ली बम धमाके के बाद से ही फरीदाबाद में स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है। आतंकी डॉक्टरों का ठिकाना बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अभी तक की जांच में पता चला है कि यूनिवर्सिटी को 7 साल में 415 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। यूनिवर्सिटी से जुड़ी तमाम शेल कंपनियां भी मिली हैं। एक ही पैन नंबर से सारे लेन देन का खेल हो रहा था। ईडी ने चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट से 13 दिन की कस्टडी भी हासिल कर ली है। अल-फलाह ट्रस्ट के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ में और नए खुलासे हो सकते हैं। वित्तीय जांच में अल-फलाह ट्रस्ट और इससे जुड़ी यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य संस्थानों में बड़े स्तर की कथित गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि सभी संस्थानों के बैंक खाते और आईटीआर एक ही पैन नंबर पर चलते हैं, जिससे साफ है कि वित्तीय नियंत्रण एक ही ट्रस्ट के हाथ में है। जब यूनिवर्सिटी का आईटीआर खंगाला गया तो उसमें कई खुलासे हुए। 2014-15 से 2024-25 तक के आईटीआर की जांच। 2014-15 में 30 करोड़ 89 लाख की कमाई दान दिखाई। 2015-16 में 29 करोड़ 48 लाख की कमाई दान। 2016-17 से आगे की कमाई को शैक्षणिक आय दिखाया। 2018-19 से 2024-25 तक आय में बड़ा इजाफा हुआ। शैक्षणिक फीस, अन्य शुल्कों के नाम पर भारी रकम दिखाई। दिल्ली में हुए धमाके के तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो कि फरीदाबाद में है उससे तब जुड़ते नजर आए जब इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी और आतंकवादी थे वो इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। और फिर इस यूनिवर्सिटी तक जब जांच टीमें पहुंची दिल्ली पुलिस एनआईए के साथ, इसमें
पूरे फाइनेंशियल एंगल्स को तलाशने के लिए जब ईडी को शामिल किया गया तब कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और तकरीबन 48 घंटे से ज़्यादा की छापेमारी के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के धाराओं के तहत हिरासत में लिया और 400 करोड़ से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं की बात जो है वो सामने आई है। अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट ने 7 साल में करीब 415 करोड़ रुपए की कमाई की है। 2018-19 में 24 करोड़ 21 लाख की कमाई, 2019-20 में 41 करोड़ 97 लाख की कमाई, 2020-21 में 55 करोड़ 49 लाख की कमाई, 2021-22 में 55 करोड़ 15 लाख की कमाई, 2022-23 में 89 करोड़ 28 लाख की कमाई, 2023-24 में 68 करोड़ 87 लाख की कमाई, 2024-25 में 80 करोड़ 10 लाख की कमाई। ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का कहना है कि ट्रस्ट मुख्य रूप से कॉलेज और यूनिवर्सिटी चलाता है। ऐसे में छात्रों से मिली फीस ही इसकी मुख्य आय का स्रोत है। हालांकि कई सालों तक संस्थान बिना मान्यता के चलता रहा, फिर छात्रों से पूरी फीस वसूली गई, जिसे एजेंसियां धोखाधड़ी और जालसाजी मान रही हैं। एफआईआर में कई गंभीर आरोप लगे हैं। यूनिवर्सिटी ने गलत मान्यता दिखाई, गलत मान्यता दिखाकर छात्रों को दाखिल किया, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध कमाई। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले और पढ़ने वाले 10 से ज्यादा लोग गायब हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की कार्रवाई के बाद से ये लोग गायब हैं। सभी गायब लोगों की लिस्ट एजेंसियों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ली है। दिल्ली धमाकों के सिलसिले में ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उसके चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी और दूसरे कई लोगों के घरों पर रेड की। इस रेड में 48 लाख रुपए नकद, कई डिजिटल डिवाइस और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। बड़ी संख्या में इस विश्वविद्यालय को जो फंडिंग हो रही थी विदेशों से, उसका लेखा जोखा विश्वविद्यालय प्रशासन देने में नाकाम रहा। इसके साथ ही साथ कई शेल कंपनियों के जरिए फंड ट्रांसफर में गड़बड़ी सामने आई ईडी की प्रारंभिक जांच में, और इन्हीं सभी कारणों से जवाद अहमद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में लिया और उसके बाद अब उन्हें 13 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया गया है, जहां पुलिस की पूछताछ में आने वाले दिनों में कई अहम खुलासे होने की बात निकलकर सामने आ रही है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने ग्रुप से जुड़ी 9 संदिग्ध शेल कंपनियों की गतिविधियों को जांच के दायरे में लिया है। ये सभी एक ही पते पर रजिस्टर्ड पाई गयी। शुरुआती जांच में कई ऐसे पैटर्न सामने आए हैं जो शेल कंपनी परिचालन की ओर इशारा करते हैं। छापेमारी में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं, जैसे कि एक ही पते पर 9 शेल कंपनियां पाई गई हैं। कई संदिग्ध पैटर्न उजागर हुए। ऑफिस में कोई स्टाफ नहीं था, बिजली पानी का कोई इस्तेमाल नहीं मिला। अलग कंपनियों में एक ही मोबाइल नंबर, ईमेल पाए गए। EPFO, ESIC में कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा, जबकि कागजों में बड़ा कारोबार दिखाया गया। KYC रिकॉर्ड भी बेहद कमजोर नजर आए। बैंक खातों से नाम मात्र का वेतन भुगतान हुआ। HR रिकॉर्ड भी लगभग नदारद है। कंपनियों के गठन की एक जैसी टाइमलाइन पाई गई। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये सारे संकेत बताते हैं कि इन कंपनियों का असली उद्देश्य संदिग्ध लेन देन को छिपाना हो सकता है। फिलहाल जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि आगे आने वाली जानकारियों के आधार पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था। उसी डॉक्टर मुजम्मिल पर NDTV के बारे में जानकारी जुटाने के लिए NDTV की टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंची, तो वहां हमने लोगों से बात की। और इस वक्त NDTV आपको दिखाएगा उस मुजम्मिल के बारे में सारी अंदर की चीज़ें जो अभी तक आपने किसी भी दूसरे चैनल पे नहीं सुनी होंगी। सबसे पहले आपको बता दें, ये वो दुकान है जहाँ पे मुजम्मिल हमेशा हर रोज़ आता था ज़्यादातर, और यहाँ से वो नॉनवेज यानी चिकन, ये जो चीज़ वो यहाँ से लिया करता था। ये वो मुजम्मिल का ही, ये आपको मैं दिखा भी दूँ क्या वो दुकान है। एक बार थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है वो। ये जो शॉप है पूरी, ये आप देख सकते हैं, थोड़ी कीचड़ हो रही है। ये पूरी यहाँ पे मुर्गे की दुकान है। यहाँ से मुजम्मिल यहाँ से जो सामान लिया करता था। आइए मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पे मुजम्मिल ने अपने एक बहुत बड़ा जो सोर्स अभी हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि मुजम्मिल ने अभी एक महीने पहले मुजम्मिल ने अपने जो एक दुकानदार है यहाँ पे, जो यहाँ पे उसके ही जो ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास में जो शॉप्स हैं, वहाँ पर एक दुकानदार है जो मोबाइल की दुकान चलाता है। उसका बच्चा जो था अभी 2 साल पहले वो जल गया था।
जिसका इलाज खुद मुजम्मिल ने ही किया था। और ये आपको जो पूरे शॉट्स हैं हम आपको दिखाएंगे। और जो वो इलाज उस मुजम्मिल ने किया उसके बाद से उसकी दोस्ती हो गई थी, और उस दोस्ती की वजह से आपको बता दें वो दोस्ती ऐसी हो गई थी कि उसने अभी मुजम्मिल ने हाल ही में 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, वो मुजम्मिल ने हाल के अंदर ही अपना यहाँ इस दुकान में ही उसको वो सारी की सारी चीज़ें दी थी। अभी भी आप देख सकते हैं, ये हम दिल्ली पुलिस भी है, पंजाब पुलिस भी, सब यहीं पे ही है। हाँ, यहीं पे ही है हम आपका क्या नाम है, तो देख सकते हैं यही वो शॉप है जहाँ पे यहाँ पे जो सारा सामान भी आपको देखेंगे, अंदर की तरफ जो सामान है वो दिखेगा जो मुजम्मिल की पास से मिला था। और ये वो जो सामान है वो मैं आपको बता दूँ क्या था। वो ये सामान था कि जिसमें कहा एक आटा पीसने जैसी पूरी की पूरी मशीन है, और दूसरा जो है बड़ा स्टेपलाइज़र है। अभी इस वक्त में जो पंजाब पुलिस, माफ़ कीजिएगा, जो कश्मीर की पुलिस है वो यहाँ पे मौजूद है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और वो जो नाम था मोबाइल वाला, जो उसको भी यहाँ पे रखा हुआ है कि क्या वो बात थी, बताओ कैसे दिया, तो वो सारी चीज़ें अपनी बता रहा है। डॉक्टर मुजम्मिल पर अल-फलाह के मोड़ के स्थानीय लोगों का कहना है कि वो भी, आपको हम सुनाते हैं, डॉक्टर मुजम्मिल अक्सर खरीदारी करने के लिए यहां जाया करता था। तो आपने कभी जैसे ये जो प्रोफेसर थे, जैसे मुजम्मिल जो थे प्रोफेसर जो पकड़ में आए, जो नमाज में आए, तो उनसे कभी होते वो आते थे आप? उनसे हमारी नहीं हुई मुलाकात। नहीं, वो आते उनका पता चला आप लोगों से फ्रूट्स भी लेते थे और आप लोग इलाज भी कराने वहीं जाते थे? हाँ, वैसे इलाज भी कराने जाते थे अल-फलाह में, यहाँ से अड्डे पे से फ्रूट भी ले जावे कई बार। हाँ, तो कैसे थे, मतलब बातचीत आती होती थी? बातचीत में तो बढ़िया थे, बढ़िया लगता है। हाँ। और ये उनके पास से देखा आपने, शब्बीर के पास से उन्होंने वो एक सामान भी दिया, उन्होंने पूरी सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो वो देखा क्या था, आप लोगों को पता लगता था कभी कि वो ऐसे इंसान भी हो सकते? भाई हमें नहीं इस बात का, हम तो अच्छे आदमी समझते थे, अभी हमें पता नहीं इतना बुरा करेंगे कैसे होगा। तो आप लोगों का दिल टूटा एक तरीके से? दिल टूटा, परेशानी आई है, बहुत बड़ा जुल्म है, मतलब गलती करी है। तो आप लोग ये नमाज पढ़ने यहीं पे आता था क्या? यहाँ भी आ जाता नमाज पढ़ने, वहाँ भी पढ़ते थे नमाज, तो अल-फलाह मस्जिद भी है, यहाँ भी आते थे। तो उसका नेचर कैसा था? नेचर तो बढ़िया था, बोलने चालने में, वैसे देखने में भी। और आप लोग जैसे कभी फोन कर देते थे कि हमें कोई बीमार है, तो वो बीमारी के लिए भी बहुत बढ़िया कुर्बानी देते थे। वैसे बढ़िया आदमी थे, वैसे भाई पता नहीं क्या होया उसके अंदर खाने की हमें पता नहीं लगी। और वो जो उमर जो थे जो पकड़ में आए, वो उम्र हमने नहीं देखे, उम्र तो हमने नहीं, उस उम्र से नहीं हुई हमारी मुलाकात। मेन आपकी मुजम्मिल लोगों से यानी वो सबसे ही टच में रहते थे? हाँ, टच में रहते थे। जब वो रहता था तो यहाँ पे जो लोगों की हेल्प वो करता था, यानी कोई भी इंसान फ़ोन कर दे कि हमारा कोई परेशानी है, तो क्योंकि वो इमरजेंसी में बैठा करता था तो वो फ़ौरन ही मुजम्मिल उन लोगों की हेल्प भी कर दिया करता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो हमने आपको दिखाई। ये NDTV एक्सक्लूसिव आपको बता रहा है जो इस वक्त में भी किसी दूसरे चैनल ने भी नहीं दिखाई है। अल-फलाह मोड़ से मैं अली अब्बास नकवी, NDTV के लिए।